हाँ तो बेटा देखो, अपन ने पहले वाले पार्ट में बात किया था, सैम्पल पेपर के कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज बाकी बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन में दिया हुआ व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू सब्सटेंस, दोनों सब्सटेंस का क्या है बेटा, इक्वल वॉल्यूम है, ठीक है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, इसको अपन मिक्स कर रहे हैं। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्सर इज 4 एंड व्हेन इक्वल वेट, पहले वॉल्यूम इक्वल था फिर क्या किया, वेट इक्वल किया, द सेम सब्सटेंस इनको मिक्स कर रहा है, देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्सर इज 3, ठीक है। और पूछा क्या है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टू सब्सटेंस वुड बी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी दोनों सब्सटेंस की। तो पहले अपन क्या लेके चलेंगे बेटा, वॉल्यूम सेम है। अब मेरे को बताओ स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अरे पढ़ाया क्या, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अपने को इक्वल वॉल्यूम दिया हुआ था, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम दिया हुआ है, तो बताओ मैं V मान लेता हूं एक को और दूसरे को मान लिया V, इक्वल वॉल्यूम था, अपन दोनों को कर दिया मिक्स, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 2V, कितना हो गया बेटा 2V हो गया अपने पास, तो टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा 2V। और मास कैसे निकालोगे, देखो SG की फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम तो आपने टोटल वॉल्यूम निकाल लिया 2V, लेकिन मास कैसे निकालोगे, मास का सीधा सा फॉर्मूला होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा ना आपने, डेंसिटी का क्या फॉर्मूला पढ़ा है, मास अपॉन, तो मास का फॉर्मूला क्या आएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई, डेंसिटी दोनों की अलग अलग होगी, जबकि वॉल्यूम क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है बेटा, सेम दे रखा है, सेम दिया हुआ है। तो मैं M1, ये टोटल मास क्या होगा बेटा, M1 प्लस M2 होगा ना, तो यहां से M1 क्या आएगा D1V, क्या आएगा, अरे डेंसिटी अलग है लेकिन वॉल्यूम क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेम दिया। ऐसे ही M2 क्या आएगा D2V बाई 2V, दोनों से V कॉमन आएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगी वैल्यू D1 प्लस D2 बाई 2, और ये SG की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी दी हुई है बेटा 4 दी हुई, ठीक है, कितना दिया हुआ है 4, तो यहाँ वैल्यू 4 रख लो, तो अपने पास एक इक्वेशन बनेगी D1 प्लस D2 इज इक्वल टू 8। ये फर्स्ट इक्वेशन बनी है अपने पास क्वेश्चन में दी हुई फर्स्ट कंडीशन के कारण, ठीक है, एक कंडीशन अपन ने यहां तक क्वेश्चन कर लिया। सेकंड फॉर्मूला, सेकंड कंडीशन देखो, व्हेन इक्वेशन इक्वल वेट, अब आपको वेट क्या रखना है बेटा, इक्वल रखना, वेट इक्वल मतलब मास इक्वल कर लो, एक का M है दूसरे का भी M होगा, तो टोटल मास कितना आ जाएगा 2M, अरे 2M आ जाएगा, लेकिन वॉल्यूम क्या लेंगे अब अपन V1 V2। तो सेकंड कंडीशन की मैं बात करूं तो SG की वैल्यू क्या आएगी बेटा, M तो सेम ही है, तो M प्लस M या 2M लिख दो, M प्लस M लिख दो, और नीचे क्या आएगा V1 प्लस V2। इसी फॉर्मूले से V1 क्या आएगा बताओ, M बाई D1 आएगा ना, इसी फॉर्मूले से V1 क्या आएगा, M बाई D1, यही आएगा, रखो इसकी जगह वैल्यू, इसको 2M रख देता हूं मैं, M बाई D1 प्लस M बाई D2, समझ में आया, बताओ कोई कंफ्यूजन इसमें। अब एलसीएम ले लो, D1 D2 एलसीएम लिया, या यहां से M एक तो कॉमन लेके M को हटा दो, ठीक है, तो ऊपर क्या चला जाएगा बेटा D1 D2 बाई D1 प्लस D2, ये चीज समझ में आई, हाँ 2V ऊपर 2 बचा हुआ है, मैंने यहाँ से M कॉमन लिया और M से M को कैंसिल कर दिया, यहाँ D1 D2 एलसीएम लिए, यहाँ D1 प्लस D2 आया, 1 बाई D1 प्लस D2 बाई D1 D2 था, तो D1 D2 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, तो अपने पास एक इक्वेशन आ गई D1 D2 डिवाइड बाई D1 प्लस D2, और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसके इक्वल दिया हुआ है, 3 के, किसके इक्वल दिया हुआ है 3 के, समझ में आया। अब अपने पास देखो ये इक्वेशन बन गई,
अब इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं अपन, या d1 d2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अरे d1 d2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो एक इक्वेशन है अपने पास, क्या है, d1 प्लस d2 इज इक्वल टू 8 है, तो ये वैल्यू रखोगे, 2 से कैंसिल होगा, 8 कितना बनेगा 4, और मल्टीप्लाई होगा किससे, 3 से, तो कितना बनेगा 12 बनेगा। तो d1 d2 कितना बना बेटा, 12 बना। अब ऑप्शन के हिसाब से इक्वेशन आसानी से कर सकते हो। देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है, देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है, पहली कंडीशन 6 से 2 को मल्टीप्लाई करो 12 आता है, पहला ऑप्शन हो सकता है। सेकंड ओपन 3 को 4 से करो तो भी 12 आ सकता है। लेकिन एक और इक्वेशन अपने पास, इधर देखो एक और इक्वेशन है, तो 6 प्लस 2 ऐड करोगे तो 8 होता है, लेकिन 3 प्लस 4 ऐड करोगे तो क्या नहीं होता, 8 नहीं होता। लेकिन एक ये वाला किसको संतुष्ट कर, इसको सेटिस्फाई करेगा, 5 प्लस 3 8 होगा, लेकिन 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 12 नहीं होगा। तो ऑप्शन को देख के वैल्यू रख के सोल्व कर लो। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, 6 and 2, या 2 6 या 6 2, दोनों में कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक एसजी का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, मास अपन वॉल्यूम वाला, और डेंसिटी का फॉर्मूला सेम टू सेम। हो गया क्वेश्चन, आसान सा था ना, अरे आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, ये बर्नौलीज प्रिंसिपल के लिए आ रहा है, अप्लीकेबल टू पॉइंट्स। आपको देखो पॉइंट्स दिए हुए कुछ, ये लगभग सिमिलर से भी मिलेंगे, इसमें सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करेगा वो इसका आंसर होगा। तो कौन सा आएगा, सबसे सिंपल याद रखना हमेशा, कौन सा फ्लूइड होना चाहिए, नॉन विस्कस फ्लूइड होना चाहिए, ठीक है, और इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। ये चीज आपको कहीं भी ऑप्शन में दिखे तो सीधा उसको टिक लगाओ। समझ गए कौन कौन सी, नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, इन एनी नॉन विस्कस फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, द इक्वेशन ऑफ वेव ट्रेवलिंग ऑन द स्ट्रेस स्ट्रिंग अलोंग द एक्स एक्सिस दे रखा है, y इज इक्वल टू, ये इक्वेशन ऐसे है, a e की पावर माइनस bx प्लस ct। ये इक्वेशन दी हुई है, पूछा क्या है, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। तो वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन क्या होगी। आपको पता है कि अक्स का फंक्शन दिया हुआ तो अक्स डायरेक्शन में होगा, लेकिन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा वो बताएगा, ये कौन बताएगा, जो फंक्शन दिया हुआ। देखो इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस का bx प्लस सी, माइनस का क्या आएगा ct, माइनस का ct। अब x की वैल्यू किस में आ रही है बेटा, यहाँ पे माइनस में आ रही है, माइनस में आ रही है, तो प्रोपगेशन कौन सी डायरेक्शन में करेगा, माइनस x डायरेक्शन में या नेगेटिव x डायरेक्शन में। तो कौन सा ऑप्शन है, नेगेटिव x डायरेक्शन। ठीक है, ये माइनस अपने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। यदि यहाँ होता क्या होता बेटा, y इज इक्वल टू a e की पावर bx माइनस सी टी या प्लस सी टी, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है यहाँ। ओके, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती तो क्या किस डायरेक्शन में करता, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेशन करता। समझ में आया। नेक्स्ट देखो, इफ ए स्टोन ड्रॉप इनटू ए लेक फ्रॉम ए टावर, ये एक टावर था और यहां समझ लो कोई लेक है, आप कोई पत्थर गिराए हो टावर से। ओके, द साउंड ऑफ द स्प्लैश हर्ड टू बाय ए मैन आफ्टर, अब देखो टाइम दे रखा है, आपको साउंड सुनाई दिया कितने 11.5 सेकंड बाद। देन व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर, तो इस टावर की हाइट क्या होगी ये बताना, इसकी हाइट क्या होगी। अब देखो मेन दिमाग लगाने वाला ये इसमें ये है, आपने पत्थर फेंका नीचे पहुंचा तो एक टाइम तो नीचे पहुंचने का, दूसरा टाइम कौन सा होगा, वो साउंड आपके पास पहुंचा। भाई यहां टक्कर किया पानी में, तो यहां से जो साउंड प्रोड्यूस हुई वो आप तक पहुंचेगी। तो एक टाइम तो क्या साउंड आप तक पहुंच रही है, वो एक टाइम क्या अपने पास जो स्टोन है वो कहां तक पहुंच रहा है बेटा, नीचे ग्राउंड तक पहुंच रहा है। समझ में आया, अरे समझ में आया क्या, यहां क्या दिया हुआ है, आपने एक मान लो h हाइट के इसी से पत्थर नीचे डाला है तो नीचे जा रहा है तो उसको टाइम लग रहा है, प्लस वो नीचे जाके टक्कर किया किसी से, साउंड जनरेट हुई, फिर वो साउंड भी आप तक आएगी तो उसको भी टाइम लगेगा। तो दो टाइम है यहाँ पे। ठीक है, एक तो स्टोन कहाँ पहुंच रहा है बेटा, नीचे पहुंच रहा है, दूसरा
जो साउंड है वो कहाँ आ रही है, ऊपर आ रही है। तो दोनों में आपको टोटल टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बेटा, T1 प्लस T2 कितना दिया हुआ है, 11.5 सेकेंड। ये इस क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट था, समझ में आया। ये अच्छा से समझ जाते, दिमाग लग जाता तो ये क्वेश्चन और आसानी से हो जाता। अब अपने को कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना, ऊपर से गिरा रहा है तब दोनों होंगे इसलिए आ रहा है, इसलिए अपन दो ले रहे हैं। अब आपको देता है यदि साउंड ही अकेला पूछता है कि नीचे को टक्कर कर रहा है उसके द्वारा साउंड के टाइम क्या ले रहा है तो अलग निकालते, लेकिन आपने खुद गिराया तब से लेकर आपको आवाज सुनाई दी तब तक का टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चंस को आसानी आराम से पढ़ा करो, देखा करो क्या बोलना चाह रहा है। तो अब हाइट ऑफ टावर निकालना, तो बेटा T1 कैसे निकालोगे, आपने स्टोन नीचे गिराया है, ओके, स्टोन नीचे गिराया है, तो आपके पास एक इक्वेशन होती है, कौन सी होती है बेटा, S इजिकल टू U2 प्लस हाफ GT स्क्वायर, सुना है, इसी से हाइट आती है ना। तो T1 निकालो उसी से, अरे देखो इधर S इजिकल टू UT प्लस हाफ, या G की बात करें तो GT स्क्वायर आएगा, ग्रेविटी काम कर रही है। इनिशियल वेलोसिटी सबको पता है 0 है, अरे 0 है, तो यहां से T की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 2 इधर चला गया तो 2 हाइट, S को मैं हाइट लिख रहा हूं और बाई G, यही फॉर्मूला बनेगा √2h/g। बताओ समझ में आया ना, क्या फॉर्मूला बना अपने पास, √2h/g। इससे अपने पास क्या आएगा बेटा, T1 आएगा, क्या आएगा, T1। तो मैं इसको T1 के इक्वली लिख देता हूं, समझ में आ गया। अब अपने को क्या चाहिए बेटा, T2 भी चाहिए। T2 अपने को पता है, क्या पता है बेटा, टाइम कैसे निकालते हैं बेटा, हाइट अपॉन वेलोसिटी, अरे डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यहाँ डिस्टेंस की जगह क्या है अपने पास, हाइट है और साउंड की वेलोसिटी, क्योंकि T2 क्या ट्रेवल कर रही है बेटा, साउंड ट्रेवल कर रही है ना, तो साउंड की वेलोसिटी तुम्हें पता ही है कितनी होती है बेटा, 343, ठीक है, नॉर्मली जनरली याद रखना 343 मीटर पर सेकेंड, ये साउंड की वेलोसिटी। तो T2 यहां से आ गया, दोनों वैल्यू किस इक्वेशन में रखो, अपने पास जो इक्वेशन थी, हाँ ये T2 होगा, T1 नहीं होगा, T2 होगा, T1 T2 दोनों की वैल्यू आ गई, इक्वेशन में रख दो, 2h/g प्लस h/343 इजिकल टू 11.5। अब इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है और वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब इक्वेशन को सोल्व कैसे करोगे, देखो g की वैल्यू रख लो, एलसीएम ले लो और सोल्व कर लो, कर लोगे या आगे बताऊं, चलो आपके लिए 343 कैसे आया बेटा, साउंड की वेलोसिटी 343, नॉर्मल सी बात है, साउंड की वेलोसिटी कितनी होती है नॉर्मली 343 मीटर पर सेकेंड, और जब भी टाइम निकालते हैं तो अपन क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, उसी से निकाला है। यहाँ डिस्टेंस क्या थी बेटा, s थी, और वेलोसिटी कितनी ली अपने साउंड की 343। T1 T2 यही तो समझाया था मैंने, T1 T2 क्या है, T1 है जो अपन ने स्टोन थ्रो किया है वो कितने टाइम में पहुंच रहा है, T2 है वो साउंड अपने पास कितने टाइम में आ रहा है ग्राउंड से, ठीक है। तो आपके पास एक इक्वेशन बनी, इसको सोल्व कर लेना और इसकी वैल्यू लगभग 500 के आसपास आएगी। मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन को सोल्व करना है, ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट चलो, द इक्वेशन ऑफ साउंड वेव इन पेयर इज P इजिकल टू फी नॉट, ये क्या होता है बेटा, एम्पलीट्यूड होता है ना, cos ओमेगा टी kx प्लस kx, यही तो होता है वैल्यू। अरे जनरल इक्वेशन लिखी है मैंने, क्या लिखी है बेटा, जनरल इक्वेशन, ओमेगा टी माइनस kx होता है, प्लस माइनस ही आएगा। अब देखो ये अपने पास दिया हुआ क्या है, P इजिकल टू 0.01 cos 100,000 t माइनस 3x। P नॉट की वैल्यू निकाल सकते हो यहां से, कितनी आएगी, कंपेयर कर रहा हूं मैं, P नॉट एम्पलीट्यूड निकाल लिया, आ गया कितना आया 0.01। ओमेगा कितना आएगा बेटा,
1000। के की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 3। देखो सारी वैल्यू मैंने सिर्फ क्वेश्चन को कंपेयर कर करके इक्वेशन से कंपेयर करके निकाल ली है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ब्लैक मॉडल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा बीटा और दिया हुआ है क्वेश्चन में, और क्या दिया हुआ है बीटा 1.4 10⁵ नैनोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और आगे पूछा क्या है, द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड इज, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, P दे दिया आपको, P किस में दे दिया बेटा, प्रेशर का एम्पलीट्यूड दे दिया, और क्या पूछ लिया, डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया। तो इसका एक सीधा सा रिलेशन अपने पास, P0 इज इक्वल टू बीटा के, जो अपने पास डिस्प्लेसमेंट को आप किससे निकला चाहो, S0 या D0 जिससे भी लिखना चाहो उसके साथ। जैसे मैं S0 लिख देता हूं, ठीक है। ये S0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। अभी आपको ये वैल्यू निकालनी है, के दिया हुआ है क्वेश्चन में, बीटा दिया हुआ है, P0 आपने निकाल रखा है, आ जाएगा, और आ जाए ना, देखो यहां से ये फॉर्मूला बन जाएगा P0 बाई बीटा के। P0 कितना है बेटा 0.01, बीटा कितना है अपने पास 1.4 10⁵, और के कितना अपने पास 3। सारी वैल्यू रख ली अपन ने, सोल्व करो, देखो इसको 0.01 पावर हटाओ, देखो 10⁻² ये बनेगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 10⁻7 तो जाएगा, ये तो पता है सीधा, क्योंकि 5 ये 2 ये 7 चला जाएगा, ठीक है। और बचा के यहाँ पर 1 बाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको अपन ये लिख सकते हैं 1 बाई, हेलो यस सर, P0 इक्वल टू बीटा के S0, ये क्या है सर, फॉर्मूला है बेटा, ये रिलेशन है ये बिटवीन एम्पलीट्यूड प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट प्रेशर के बीच में, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बीच में। ये है एम्पलीट्यूड ऑफ प्रेशर, ये एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसके बीच में रिलेशन है, ठीक है। अरे इसको सोल्व करो, आगे क्या आएगा, देखो लगभग 5 मानेंगे तो 0.25 आएगा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड 0.24 10⁻⁻7 वाला, ये अपने पास आंसर। जैसे इसको देखो लगभग 5 मानेंगे तो 0.25 आएगा, लगभग इसके इक्वल आएगा, ठीक है ना। एक फॉर्मूला याद होता छोटा सा, इससे तुम आसानी से कर लेते, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को डाउट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टेम्परेचर एट विच फेज ट्रांजिशन अकर डिपेंड ऑन, फेज ट्रांजिशन मतलब क्या चेंज हो रही है बेटा, फेज चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है, तो क्या डिपेंड होगा, प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, डेंसिटी होगी, मास होगा, ठीक है। किस चीज में अपन चेंजमेंट लाके चेंजमेंट कर सकते हैं, टेम्परेचर एट विच फेज डिफरेंट अकर डिपेंड ऑन। जैसे आप स्टेट चेंज कर रहे हो, कैसे स्टेट चेंज कर सकते हो, जैसे इस रूम में ऐसे गैस की टंकी सबकी देखी हो घर पे, सिलेंडर सबका देखा हो, गैस होती किस फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में होती है, मतलब उसमें जो डला होता है गैसेस फॉर्म में होता है, लेकिन आप कभी उसको हिला के देखना, वो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। क्यों, क्योंकि उसमें जो कंप्रेस की हुई गैस होती है, मतलब हाईली प्रेशर से गैस क्या होती है उसमें भरी हुई होती है, तो आप जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना जल्दी वो क्या चेंज करता है बेटा, स्टेट चेंज करता है, ठीक है। अरे देखा होगा प्रेशर पे डिपेंड करते हैं ना, क्यों, क्योंकि अपन जैसे ही प्रेशर बढ़ाते हैं तो एटम्स क्या आ जाते हैं बेटा, पास पास, और पास पास आएंगे, तुम्हें पता है जितना पास पास आएंगे उतनी जल्दी वो क्या चेंज कर लेगा, स्टेट चेंज कर लेगा। बताओ ये चीज समझ में आई, प्रेशर पे कैसे डिपेंड कर रहा है। और इससे सबसे अच्छा एग्जाम्पल सिलेंडर वाला याद रख लें, घरों में सब सिलेंडर यूज करते हो,
कभी भी उसको पकड़ के ला के देखना, उसमें लिक्विड फॉर्म में गैस भरी हुई होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रेशर क्या होता है बेटा, बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण उसकी जो शेप एंड साइज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर आएगा, प्रेशर। अब जैसे पानी है, पानी के अंदर बहुत सारा पानी डाल रहे हो तो क्या उसका फेज चेंज होगा? अरे वाटर ही तो रहेगा वो। वाटर में कितने वाटर डालो, वॉल्यूम बढ़ा लो, डेंसिटी बढ़ा लो। समझ में आया? तो प्रेशर पे डिपेंड करेगा मेनली। समझ में आ गया? आप 1 लीटर पानी लो, एक 10 लीटर पानी लो, तो क्या 10 लीटर अपनी फेज चेंज कर लेगा? नहीं करेगा ना। तो मास पे भी डिपेंड नहीं करता। तो किस पे डिपेंड करेगा? ओनली प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर गैस मॉलिक्यूल स्पीड 1 2 3 4 किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, ये स्पीड दी हुई गैस मॉलिक्यूल की। द वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर। अब रूट मीन स्क्वायर का मतलब जानते हो तुम? RMS वैल्यू। ठीक है, तो क्या आपको क्या करना है, रूट करना है, मीन और फिर स्क्वायर, मतलब उल्टा चलो, स्क्वायर करो फिर मीन निकालो और फिर उसका क्या कर दो, अंडर रूट करो। ठीक है, तो अपने पास क्या क्या है बेटा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये ना, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर 3 का, 4 का, हो गया। मीन करूंगा तो डिवाइडेड बाई 4। बताओ ये यहां तक समझ में आया? इसकी वैल्यू निकालो कितनी आएगी, ऐड करो कितना बनेगा ये 7.5 आएगी। 7.5 आएगा। Yes, ये क्या है अपने पास, रूट। अपने क्या किया, सिर्फ एक तो मीन निकाल लिया और एक स्क्वायर कर लिया। अब अपने को इसका क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट। तो 7.5 का अंडर रूट या 15/2 का अंडर रूट, एक ही तो बात है। समझ में आया? ऑप्शन नहीं आ जाएगा सर। तो अपने पास आंसर कौन सा आ जाएगा, लास्ट वाला 15/2 का अंडर रूट। दिख रहा है ना? अरे आंसर नंबर देखो, अंडर रूट 15/2। अरे 7.5 को 15/2 लिख सकता हूं ना। तो ये इसकी क्या आ गई बेटा, VRMS वैल्यू आ गई। तो किसी भी वैल्यू, आपको कितनी भी वैल्यू दी हुई हो, उसकी VRMS वैल्यू निकाल सकते हो ना। सबसे पहले क्या करोगे, स्क्वायर, फिर उसका क्या करोगे, मीन, फिर उसका क्या कर दोगे, अंडर रूट, स्क्वायर अंडर रूट कर दोगे। तो अपने पास VRMS या जो जिसका भी RMS पूछा है वो वैल्यू आ जाएगी। आसान सा था ना? चाहे इसकी जगह यहाँ तो 4 ही दी हुई है, आपको कितनी भी दे दे, 2 दे दे, 3 या 10 दे दे या 20 दे दे, कितनी भी दे दे, सबका सेम मेथड अपनाना होता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर्क विल बी डन व्हेन 3 मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस कंप्रेस टू हाफ द इनिशियल वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम में क्या दे दिया अपने पास, रिलेशन दिया हुआ है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, और टेम्परेचर क्या रख रहा है, कांस्टेंट रख रहा है। तो क्या पूछा बेटा, वर्क डन पूछा है। वर्क डन का फॉर्मूला बताओ, nRT ln V2/V1 सुना हुआ है, W = nRT ln V2/V1। अब मैं फॉर्मूला बता रही थी, अब ये फॉर्मूला तुम्हें यदि याद होता तो ये क्वेश्चन तुम बहुत जल्दी कर लेते। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया हुआ है। अरे दिया हुआ है, R की वैल्यू सबको पता ही है, और N कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 3, R कितना होता है 8.13, T कितना है बेटा 300, ln V2/V1 में रिलेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, यही दिया हुआ है ना। अरे हाफ हो जाता है, यही तो दिया हुआ है। तो V1 यदि मैं V मान लूं तो V2 क्या हो जाएगा, V/2। अरे V/2 होगा तो V2 की जगह क्या रखूंगा, V/2। V1 की जगह क्या लिखूंगा, V से V कैंसिल, तो क्या बना ln 1/2, यही तो बना। तो 3 और ln को चेंज करूंगा log the power 10 में, तो क्या लिखूंगा 2.303 log 10 1/2। इसकी वैल्यू आप अपने कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, नॉर्मल सी होती है, ठीक है ना। तो सब मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी से। 300 तो है, उसको 3 से 9 8 वापिस 2 पॉइंट चला जाएगा, लगभग ये आएगी 5188, ठीक है। 8
अच्छा उल्टा लिख दिया क्या, एट 314, हाँ 13 नहीं 31 होता है, 314 होती है। ओके 8.314 आर की वैल्यू, गैस कांस्टेंट। करो मल्टीप्लाई करके बताओ बेटा जल्दी से क्या आएगा। और फॉर्मूले में शायद मैंने एक माइनस छोड़ दिया, माइनस आएगा साथ, ठीक है ना। वैल्यू 5188 माइनस का आएगा, माइनस का NRT ln V2/V1 होता है। क्या होता है माइनस का NRT ln V2/V1। हाँ बेटा कोई डाउट। सर वॉल्यूम का कैसे लिया वैल्यू? वॉल्यूम देखो क्वेश्चन में, देखो आप क्वेश्चन में देखा, वोल्ट वर्क विल बी डन द 3 मॉलिक्यूल, n की वैल्यू, एन आइडियल गैस कंप्रेस हाफ द इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम यदि V मान लोगे तो फाइनल कितना लेना पड़ेगा, हाफ, इनिशियल का हाफ V/2। तो मैंने V1 यदि V माना तो V2 कितना करना पड़ेगा मेरे को, V/2। यही वैल्यू लिखी है बेटा। यस सर। और किसी को कोई डाउट? आ गया, माइनस का 5188 आएगा, कैलकुलेशन कर लेना बाकी। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी एट टेम्परेचर 727 डिग्री सेल्सियस है जो सरफेस एरिया दे रखा है, कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड रेडिएट 300 जूल ऑफ एनर्जी पर मिनट, ठीक है। द इमिशन ई की वैल्यू दे रखी है, इमिशन ई की पूछा है, ई की वैल्यू पूछी है आपको। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ पहले ये देखो, पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिख लो। टेम्परेचर दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है बेटा 727 डिग्री सेल्सियस में है। आपको पता है किस में चेंज करना होता है, केल्विन में। तो कितना ऐड करोगे बेटा 273, तो कितना आएगा बेटा 300 नहीं 1000, मल्टीप्लाई ऐड करोगे तो कितना आएगा 1000। बताओ टेम्परेचर चेंज कर लिया। इसके बाद अपने को क्या दे रखा है बेटा, सरफेस एरिया कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर का स्क्वायर है, उसको किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में करना पड़ेगा। अरे मीटर में करना पड़ेगा। अब देखो सेंटीमीटर को मीटर में करते हैं तो 10⁻², लेकिन स्क्वायर है तो 10⁻² का स्क्वायर, तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो गया इतना। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एनर्जी दी हुई है अपने को, ठीक है, क्यू की वैल्यू दी हुई है। जो जो दिया हुआ है वो लिखते चलो। हो गया। अब अपने को पूछा क्या है, ई की वैल्यू पूछी है, तो अपने को रिलेशन पता होने चाहिए। एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर दी पावर 4 पे, ठीक है, T⁴ पे। और क्या दे रखा है, रेडिएट 300 जूल एनर्जी पर मिनट कर रही है रिड्यूस। मतलब टाइम कितना दिया हुआ है आपको, टाइम दिया हुआ 1 मिनट। अब SI में चेंज करते तो मिनट को भी किस में डालना पड़ेगा आपको 60 सेकेंड। ये सारी चीजें आ गई आपके पास। तो एनर्जी का एक फॉर्मूला आता है अपने पास, क्या फॉर्मूला आता है, E सिग्मा T⁴ AT। क्या आता है, E सिग्मा T⁴ AT, ये एनर्जी का फॉर्मूला आता है, E सिग्मा T⁴ AT। ये रिलेशन बार बार पूछता है, ठीक है ना। और मेन बार पूछता है क्या है कि ये टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, तो T⁴ डिपेंड करती है, ठीक है। अब अपने को पूछा E की वैल्यू है, सिग्मा की वैल्यू दी हुई है बेटा, बोल्ट्जमान कांस्टेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में। E की वैल्यू पूछा है तो क्या आएगा Q/सिग्मा T⁴ A और T। अब अपने पास सारी वैल्यू है, सारी वैल्यू निकाल रखी ना अपन ने। Q कितना है बेटा 300, सिग्मा कितना है बेटा 5.67 10⁻⁸,
टेम्परेचर कितना है बेटा की पावर 4, एरिया कितना अपने पास 5 10⁻⁻⁴, और सेकंड 60 सेकंड, टाइम कितना है बेटा 60 सेकंड। ठीक है, अब देखो अपने सारी वैल्यू रख ली, अब इसको सोल्व करो, क्या आएगा आंसर, जल्दी सोल्व करके बताओ। हाँ पावर क्या बता रहे हो, पावर पूरा कट जाएगा, 3 का 12 ये बना, -8 ये नीचे वाली कट गया पूरा, तो अपने पास देखो बचा क्या 300 तो ऊपर बचा हुआ है, नीचे क्या बचा हुआ है 5.67 और 5 बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है 60। ठीक है सर सिग्मा की वैल्यू क्या है? बेटा क्वेश्चन में दी हुई देखो, बोल्ट्जमान कांस्टेंट अच्छा सर, ओके। कितना आएगा, हाँ वेरी गुड, 300 से 60 और 5 कैंसिल, बचा क्या 1/5.67, सोल्व कर लो इसको, क्या आएगा 0.17, आगे 0.176, मतलब लगभग किसके आ रहा है 0.18 के लगभग आंसर आ रहा है। ठीक है, अरे कैलकुलेशन करती है, कैलकुलेटर मिलता है तुम्हें, कैलकुलेशन कर लेना, बस फॉर्मूला याद रखता हो, वैल्यू रख दिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द पोजीशन ऑफ 1 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट विच प्लेस 8 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिया हुआ है, द पोजीशन ऑफ 1 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस, कहां प्लेस कर रहे हो आप, अरे कहां प्लेस कर रहे हो, 8 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। द रेडियस ऑफ, फिर ये 1 सेंटीमीटर अपने किस काम का, कोई काम का नहीं रहा। अरे आपको क्या दे दी थी, फाइंड द पोजीशन ऑफ 1 सेंटीमीटर टॉल, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट। ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी, और ये प्लेस 8 सेंटीमीटर क्या दिया आपको, यू दिया, और कॉनकेव मिरर रेडियस क्या दे दी 24। अब आपको पता है रेडियस से आप क्या निकाल सकते हो, फोकल लेंथ कितना r/2 सीधा, और आपको निकालना यहाँ क्या था v, तो v तो सीधा लेंस फॉर्मूला लगा लो, मिरर की बात कर रहा है तो मिरर फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, मतलब ये वाला तो अपने काम ही नहीं आया, नहीं आएगा ना, अरे ऑब्जेक्ट की हाइट किस काम आएगी, कोई काम नहीं आएगी। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, ये 1 सेंटीमीटर हाइट का क्या है अपने पास ऑब्जेक्ट है, और कितनी दूर पर रखा हुआ है 8 सेंटीमीटर पे, और इसकी एफ किधर है बेटा 12 सेंटीमीटर, कहां पे है 12 सेंटीमीटर। बताओ समझ में आया क्वेश्चंस, तो v निकालना है। अब आपको पता है बेटा क्या होता है मिरर फॉर्मूला, 1/f = 1/v + 1/, यही होता है। f की वैल्यू भी नेगेटिव है, -12, और 1/v, और u भी क्या है बेटा नेगेटिव है, सिंपल सा है। इसको इधर ले आओ, 8 को इधर ले आओ, तो 1/2 8 तो पॉजिटिव हो गया, माइनस का 1/12 और 1/v, एलसीएम कितना आएगा 24, कितना आया 3 - 2, 1/v, तो v कितना जाएगा, तो 1/24 बचेगा, तो v कितना आ गया, कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर में चल रहा है क्या, हाँ सेंटीमीटर ही आ जाएगा, v कितना आ गया अपने पास 24 सेंटीमीटर। कुछ नहीं किया, लेंस फॉर्मूला यूज किया। बताओ कोई डाउट, आसान सा है ना, लेंस फॉर्मूला लगाना था, मतलब ये किसी काम का नहीं है। अब यहाँ मैग्निफिकेंस पूछ लेता, हाँ हाँ मिरर फॉर्मूला, अरे मिरर फॉर्मूला लगाना, ठीक है, जो आप क्वेश्चन में दे रहे ना मिरर फॉर्मूला ही लगाना, मिरर फॉर्मूला लगा लेना, सोल्व कर लेना, नॉर्मल से। मैग्निफिकेंस लगाना हो तो -v/u मिरर के लिए, ठीक है, या h/h जो आप लगाते हो, तो इसमें यदि मैग्निफिकेंस पूछता है वो भी निकाल लेते हैं आसानी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो।
ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वेन वॉयलेट लाइट वेवलेंथ, वॉयलेट लाइट की वेवलेंथ दे रखी है नैनोमीटर में, देन 84 फिंगर्स आर स्क्रीन इन द फील्ड ऑफ व्यू, बट वेन द सोडियम लाइट ऑफ द सर्टेन वेवलेंथ इज यूज। अब क्या दे रखा है, आप एक वेवलेंथ यूज कर रहे हो तो आपको इतनी फ्रिंज दिख रही हैं, और आपको इतनी फ्रिंज दिख रही हैं तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, यही पूछ रहा है ना, द कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट। समझ में आया? अरे समझ में आया क्वेश्चन? आपको क्वेश्चन में दे रखा है द वॉयलेट लाइट वेवलेंथ इज यूज, देन फ्रिंज कितनी बनेगी बेटा, एन की वैल्यू कितनी बनेगी, 84 फ्रिंज बन रही है। ओके, और आप क्या कर रहे हो, बट द सोडियम लाइट ऑफ सर्टेन यूज कर रहे हो तो आपके पास फ्रिंज बन रही है कितनी, 62, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी यही बताना है। ठीक है, तो आपने फ्रिंज के लिए पढ़ा हुआ, आप बताओ फ्रिंज वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करती है पता है, बीटा इज इक्वल टू डी लेमडा बाई डी। ठीक है, डी कौन नीचे कौन सा डी आएगा, मतलब कि एन, और यदि लेमडा में वहां डिस्टेंस निकालना चाहे तो क्या आएगा, इनवर्स आएगा, वेवलेंथ के साथ क्या आएगा, इनवर्स आएगा। याद रख लेना, नंबर ऑफ फ्रिंज और लेमडा के बीच में क्या होता है रिलेशन, क्या होता है, इनवर्स होता है। और यदि फ्रीक्वेंसी के साथ बात करूं मैं तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे नंबर ऑफ फ्रिंज क्या होती हैं, बढ़ती हैं, और अब फ्रीक्वेंसी भी लेमडा पे क्या डिपेंड करती है, 1 बाई लेमडा, सी बाई लेमडा पढ़ा है ना, अरे पढ़ा है ना। तो यहां इससे यूज हो जाएगा 1 1 कर लो और क्या कर लो, दूसरे के लिए भी सेम होगा, दोनों का डिवाइड कर दो, तो n1 बाई n2 किसके इक्वल होगा बेटा, लेमडा 2 बाई लेमडा 1 की। ये रिलेशन आ जाएगा अपने पास, हाँ यही रिलेशन आ जाएगा, समझ गए ना। इनवर्स है ना, तो 1 का नीचे आ गया, 2 का ऊपर। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में n1 n2 दिया हुआ है, लेमडा 1 दिया हुआ है, क्या निकालना है, लेमडा 2। तो लेमडा 2 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n1 लेमडा 1 इज डिवाइड बाई n2, यही बनेगा। अरे यही बनेगा ना बेटा, रखो वैल्यू, n1 कितना है 84, लेमडा 1 कितना है 435.8 नैनोमीटर है, ठीक है ना। तो मतलब आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा, नैनोमीटर में, मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, और डिवाइड बाई 62 करो, इसको सोल्व क्या आएगा, करो बेटा सोल्व करो जल्दी। मतलब तुम्हें ये तो पता ही 84 है, ये इससे डिवाइड मतलब 1 से, मतलब इससे तो कुछ ज्यादा ही आएगा, 590 पक्का। तो क्या आया अपने पास 590.4 नैनोमीटर। तो रिलेशन याद हो जाएंगे तो ये चीज तुम आसानी से कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ए पॉइंट चार्ज इज प्रोजेक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ चार्ज क्यू, इलेक्ट्रोस्टेट में आ गए अब अपन। ओके, एक पॉइंट चार्ज है प्रोजेक्ट अलोंग द सर्कुलर रिंग है क्यू एंड रेडियस है 10√2। रेडियस कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 10√2, ठीक है। अपने पास रेडियस दे दिया 10√2। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट चार्ज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग where the acceleration of the charge particle is maximum will be। क्वेश्चन घुमा दिया, देखो कैसे घुमाया। ये एक रिंग थी, इससे अपन ने कोई पॉइंट ले लिया, जैसे आप नॉर्मली पॉइंट लेते हो, कोई पी पॉइंट ले लिया, ठीक है। और जैसे कितनी डिस्टेंस पे लेते हो, एक्स या आर, यदि रेडियस आप इसकी आर मान लोगे तो इसको क्या ले लोगे, एक्स ले लेंगे। किए ना बेटा ऐसा, इलेक्ट्रोस्टेट में किए होंगे आपने ऐसे क्वेश्चंस। अब मेरे को बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ रिंग के लिए क्या आता है ऐसी सिचुएशन में, यदि इसकी रेडियस आर हो और एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी रखा हुआ हो, आपके पास आया होगा एक के क्यू एक्स r² + x² की पावर 3/2, याद है क्या।
अपन वेनिस करते हैं अक्स को और ऐसा कुछ किया है, फिर Q इंटू 2 वैल्यू को रखते हैं, ठीक है। ये रिंग के लिए निकाला था अपन ने। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसके लिए, रिंग के लिए, किसी पॉइंट पे। ओके, अब क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट चार्ज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग वेयर द एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल मैक्सिमम विल बी। मैक्सिमम विल बी मतलब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ होगा। तो इसलिए अब देखो दिमाग यही लगाने वाली, यहां तुम्हें क्या पूछता, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होगा, तो तुमने मैथ में पढ़ा है कि मैक्सिमम पॉइंट निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव कर लो, उसको 0 के इक्वल रख दो, एक पॉइंट आ जाएगा। ऐसे ही तो करते हो। लेकिन पूछा क्या है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ होगा। अब आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, एक्सेलरेशन आएगा कहाँ से। एक्सेलरेशन आएगा बेटा F इक्वल टू क्यू ई से, और M इक्वल टू F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। तो यहाँ E की मैक्सिमम वैल्यू किसकी मैक्सिमम वैल्यू को दिखाएगा, एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू को दिखाएगा, ठीक है। तो मतलब आपको निकालना वही है dE/dx, लेकिन पूछने में थोड़ा क्वेश्चंस को घुमा दिया। क्या घुमाया, एक्सेलरेशन का यूज कर लिया। चीज समझ में आया। तो कंपेयर कैसे करोगे बेटा, F इक्वल टू क्यू ई होता है, F इक्वल टू ma, ए की बात करोगे तो E पे क्या करेगा, सीधा डिपेंड करेगा। और आप क्या निकाल लोगे बेटा, dE/dx निकाल के उसको किसके इक्वल रखोगे, dE/dx को निकाल के उसको किसके इक्वल रखोगे बेटा, 0 के। तो आपके पास पॉइंट आ जाएगा। अब मेन बात आती है dE/dx निकालना, क्योंकि यहाँ ऊपर वाले फंक्शन में भी अक्स है, नीचे वाले फंक्शन में भी अक्स है। तो आपने मैथ में u/v का पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन करना। उसी हिसाब से क्या होता है u/v का, क्या होता है, देखो मैं u/v मान रहा हूं, v ऐसे का ऐसा, v का लिख देता हूं फॉर्मूला, d/dx u/v, ठीक है। क्या होगा, v ऐसे का ऐसा du माइनस डैश भी लगा दो या du लिख दो, एक ही बात होती है। अब u ऐसे का ऐसा dv और बाई v स्क्वायर, यही करते हो, सेम टू सेम यहां करो, dE/dx निकालो, के क्यू तो तुम्हें पता है वैसे ही है, ठीक है। अरे ये ऐसे कैसा रखना है, रख दिया, ऐसे कैसा रख दिया, के क्यू अक्स का क्या बना 1, तो क्या बना के क्यू मल्टीप्लाई माइनस u। अब v ऐसे का ऐसा है तो मैं के क्यू अक्स ऐसे का ऐसा लिख देता हूं पहले। अब इसका करो, अक्स स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस अक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 3/2 आ जाएगा। क्या बना 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का और होगा, क्या होगा 2x, क्या होगा 2x, वो किस में आएगा, मल्टीप्लाई। हाँ तो वो 1/2 पावर भी आएगा, मैं उसके लिए नहीं बना कर, मैं इसका अलग करके बता रहा हूं। इधर देखो 3/2 का 3/2 और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, अरे ये आएगा ना। अब ये तो हो गया, अब ये क्या बचा, एक्स स्क्वायर, इसका वापस क्या होगा, ये वाली वैल्यू रखेंगे यहाँ, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया ना। और एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर बन गया, अरे ये एक्स इससे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 3 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। और नीचे v का क्या करना है, स्क्वायर करना। v क्या है अपने पास, ये इसका स्क्वायर मतलब क्यूब हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का क्यूब। देखो फिजिक्स में भी आपको क्या पढ़नी पड़ रही है, मैथ पढ़नी पड़। अब इसको आपको 0 के इक्वल रखना होगा ना, तो ये सारी टर्म कहाँ भेज दो, 0 में भेज दो। बचा क्या अपने पास, अरे यही वैल्यू बची है ना, तो मतलब ये माइनस है, ये 0 के इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगी, इक्वल होंगी। अरे माइनस है इक्वल के उस साइड लेके जाओगे तब भी दोनों क्या हो जाएंगी, प्लस की हो जाएगी, और अपने पास एक इक्वेशन निकल के आएगी, क्या आएगी, के क्यू
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, नहीं 3/2, 3/2 है ना, अरे यहाँ देखो 3/2 है, इक्वल टू के क्यू एक्स स्क्वायर, 3 आगे लिख देता हूँ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। अब बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, किसी को कोई डाउट है? यहां से आपको एक्स की टर्म्स में आर की वैल्यू निकालनी है। देखो के क्यू से के क्यू कैंसिल हो गया, ओके, और ये 3/2 पावर है, ये कितनी पावर है? हाफ पावर है, तो पावर एक ही बचेगी बेटा, ये डिवाइड में आएगी तो, अरे एक ही बचेगी ना, तो लो एक एक्स्ट्रा पेज में लिख लेते हैं अपन। यहां बचा हुआ है 3, इधर देखो, इधर क्या बचा हुआ? 3 और एक्स स्क्वायर, यही बचा हुआ है, तो इधर बचा हुआ है 3 और एक्स स्क्वायर, और इक्वल के उस साइड ये आधी पावर इधर गया तो आधा कैंसिल हो गया, क्या बचा? आर स्क्वायर प्लस, तो क्या बचा हुआ? आर स्क्वायर प्लस, समझ में आया? ये इधर आ जाएगा या इसको इधर ले जाओ, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना बेटा? समझ में आ गया? और यदि अपने को क्या निकालना हो, x की वैल्यू निकालनी हो, तो मैं ले आऊंगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? r बाई रूट। समझ में आया? क्या मैच किया आंसर? नहीं किया, क्योंकि r की वैल्यू रखनी है। r की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10√2, तो x इज इक्वल टू क्या रखेंगे? 10√2, तो √2 से √2 डिवाइड हुआ, आंसर बना 10। क्या बना है बेटा? 10। मीटर में है तो मीटर में। अब बताओ बन गया आंसर? अरे मीटर में है, सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर में है, ठीक है, ये भी फिर सेंटीमीटर में होगा, ओके, यूनिट सेम रहेंगी, ये याद रख लेना। अरे समझ में आया? आया? आसान था ना? बस थोड़ा बड़ा था, मतलब कैलकुलेशन ज्यादा थी, बाकी क्वेश्चन आसान ही था, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलो। What should be the flux link with the cube if the point charge q place the one corner to the cube? अब ये बताओ, कोई क्यूब है, उसके कॉर्नर पे मैंने एक चार्ज रख दिया, अरे रुक तो सही, एक कॉर्नर पे मैंने चार्ज रख दिया, तो कॉर्नर कितने, वो चार्ज कितने क्यूब से डिवाइड होगा? एक कॉर्नर पे देखो, एक नीचे वाली बात करूं तो एक इधर, जैसे ये यहां रखा हुआ है, तो एक बॉक्स यहां आ सकता है, ठीक है, एक बॉक्स यहां आ सकता है, एक बॉक्स यहां आ सकता है, एक बॉक्स यहां, तो एक कॉर्नर कितना लगा? 4 से बट गया, और 4 ही इसके ऊपर आ सकते हैं, ठीक है, तो कितने से बटा? 8 से। तो कितने, एक चार्ज कितने में डिवाइड हो रहा है? 8 क्यूब में। तो एक पे चार्ज की बात करें तो क्या आएगा? Q बाई 8, और नॉर्मली निकालोगे तो फ्लक्स कितना आएगा? Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। कितना आएगा? Q बाई 8, क्योंकि अपने फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और Q क्या होता है बेटा? Q नेट, और यहाँ Q नेट की वैल्यू कितनी है बेटा? Q नॉट बाई 8, ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी Q नॉट बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया ना? 8 पोर्शन में डिवाइड कैसे हुआ? कॉर्नर पे रखा होता है तो 4 तो उसके सिमिलर एक्सिस वाले हैं और 4 उसके ऊपर, तो 8 पार्ट में वो डिवाइड हो जाता है। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, ओवर ए थिन रिंग ऑफ रेडियस r a charge q is distribute non uniformly, calculate the work done of the force field। अब देखो, आपने इलेक्ट्रोस्टेट में चार्ज का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? ये बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। वर्क का फॉर्मूला, चार्ज का नहीं, वर्क का क्या फॉर्मूला पढ़ा था? अरे V इज इक्वल टू W बाई क्यू, जनरल फॉर्मूला है। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब भी स्टार्ट करते हो तब यही फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। तो यहां से W क्या आएगा? V क्यू, अरे V क्यों आएगा? यही आएगा ना। और V का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाई आर। के को मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ, क्यों क्यों, हो गया खत्म, इतना ही तो क्वेश्चन था। यही अपनी पोटेंशियल और एनर्जी होती है, नेगेटिव लगा दूंगा तो मैं, आर रह गया क्या? आर भी आएगा, ठीक है। यही तो, इसका नेगेटिव लगाते ही क्या जाती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। अरे समझ में आया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहां से निकालते हैं?
एफ डॉट डी आर से। एफ क्या होता है, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगी, माइनस का 1 बाई आर, क्या आएगी माइनस का, अरे 1 बाई आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन करते क्या आता है, माइनस का 1 बाई आर। तो यहां से भी क्या आएगा, माइनस का के क्यू क्यू बाई आर। समझ में आ गया, चलो अच्छी बात आ गया। और के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आसान सा है ना, फॉर्मूला याद है तो सीधा टिक मार देते। नेक्स्ट देखो, द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइंस एंड लाइंस ऑफ फोर्स एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ओके, इसकी इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब इससे मैं इतनी डिस्टेंस पे जा रहा हूं, या मैं पोटेंशियल निकालूंगा तो क्या आएगा, के क्यू बाई आर। तो इससे मैं सर्कुलर में चल रहा हूं, ठीक है, मतलब इससे ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम है, ये सेम है, ये सेम है, सारी डिस्टेंस सेम है क्योंकि मैं सर्कुलर पाथ पे चला। सारी डिस्टेंस सेम है तो इसके हर पॉइंट पे v क्या होगा बेटा, सेम। v क्या होगा, अरे v होगा सेम, v सेम, तो ये पोटेंशियल, ये क्या, ये सरफेस कौन सी बनी बेटा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या बनी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और यदि मैं बात करूं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी बात करें तो वो कहां जाएंगी, पॉजिटिव से बाहर, अरे ऐसे निकलेंगे ना, ऐसे बाहर की साइड, ऐसे। तो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस के कैसे क्रॉस कर रही है, परपेंडिकुलर। कैसे क्रॉस कर रही है बेटा, परपेंडिकुलर क्रॉस। तो एंगल क्या आएगा, 90। आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। हमेशा याद रखना, कोई भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसे है तो उससे हमेशा फील्ड लाइन, फोर्स लाइन कैसे निकलती है, ऐसे परपेंडिकुलर निकलती है, ओके, उस इक्वी पोटेंशियल सरफेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, देखो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है, 2 कैपेसिटर हैव कैपेसिटेंस C1 C2 दिए हुए, एट म्यू एफ दिया हुआ है और 16 म्यू एफ दिया हुआ है, हैविंग ब्रेकिंग वोल्टेज V1 V2 भी दिए हुए हैं, दे आर कंबाइंड इन सीरीज, दोनों को सीरीज में लगा रहे हो आप। क्या बताओ, दोनों को सीरीज में लगाते हैं तो C का फॉर्मूला आता है 1/c इज इक्वल टू, अच्छी बात, पहले क्वेश्चन पढ़ लो पूरा, क्या पता यूज करना पड़े नहीं करना पड़े। द मैक्सिमम चार्ज दे कैन स्टोर इंडिविजुअली इन द कॉम्बिनेशन। देखो अब ये दो सीरीज में लगे हुए हैं, सीरीज का मतलब चार्ज हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। सीरीज का मतलब क्या होता है, करंट या चार्ज हमेशा कांस्टेंट, और V क्या करेगा, यहाँ वेरिएबल होगा, ये पता है ना। तो आप चार्ज निकाल लो सीधा ही, Q1 निकालो, बताओ Q1 क्या होगा, आपने C इक्वल टू क्या बटा बेटा, Q बाई V, यहां से Q1 क्या आएगा, C1 V1, तो मैं Q1 निकालूंगा तो क्या आएगा, C1 V1। अरे कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला तो याद है ना, C1 कितना 8, V1 कितना 20, 8 को 20 से मल्टीप्लाई करो, माइक्रो साथ आएगा कूलम, ठीक है ना, माइक्रो बचा हुआ चल रहा है। Q2 भी निकालो, Q2 भी निकालेंगे तो कितना आएगा, 16 मल्टीप्लाई बाई 80, करो इसको मल्टीप्लाई, 1200 1280, हाँ यही आया। मतलब इस पे चार्ज कितना है बेटा, 160, और इस पे चार्ज कितना आया। अब मेरे को बताओ, ये चार्ज कैपेसिटी रख तो सकता है, लेकिन अपन ने क्या पढ़ा है, सीरीज में क्यों क्या होता है, कांस्टेंट। तो मतलब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जा सकता है, लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू के बाद ये चार्ज नहीं बढ़ा सकता, अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकता। अरे नहीं कर सकता ना, C1 जो है वो 160 म्यू एफ से ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर सकता। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के कारण आगे चार्ज भी कितने ट्रांसफर होगा, सेकंड पे भी 160 होगा। अरे 160 क्योंकि अपने को चार्ज को क्या रखना है, कांस्टेंट। क्यों, दोनों किस में लगे हुए हैं, सीरीज। समझ में आया। तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा सीधी, अरे कितनी आ जाएगी वैल्यू, सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाना था कि सीरीज में चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट। तो एक का निकाल लोगे तो दूसरे का उतना ही हो जाएगा। याद रखना दोनों में जो मिनिमम होगा वही वैल्यू अलाउ होगी।
देखो इससे ये पास नहीं हो सकता, मैक्सिमम पास नहीं हो सकता, स्टोर नहीं कर सकता, लेकिन ये तो मिनिमम कर सकता है, तो इसमें सिर्फ मिनिमम होगा सेकंड वाले में 160 म्यूर। समझ गए ना? समझ गए? मतलब चार्ज निकालोगे सीरीज में सबसे कम है, और यही क्वेश्चन यदि मैं रिवर्स कर देता पैरेलल में, तो मेरे को क्या निकालना पड़ता? मेरे को V कांस्टेंट करना पड़ता। ठीक है, दोनों का क्या कांस्टेंट करना पड़ता? V। क्यों? क्योंकि वहां चार्ज वेरिएबल हो जाता और V क्या हो जाता? कांस्टेंट, मतलब पैरेलल कर देता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ द सेपरेशन द कैपेसिटर एरिया S। कैपेसिटर है, उसका एरिया S दे रखा है। ठीक है, देखो आगे, S इंक्रीज x1 टू x2। ठीक है, पहले x1 था फिर x2 हो गया। जैसे ऐसे समझ लो, ये एक कैपेसिटर है, तो ये x1 था, इसको अपन ने चेंज किस में कर दिया बेटा? x2 में कर दिया। ठीक है, ये कितना बन गया? अब x2 बन गया। कैपेसिटर है, इसका एरिया चेंज कर रहे हैं अपन। और कैपेसिटर में वही पता है, एक साइड पॉजिटिव, अरे प्लस क्यू और माइनस क्यू लिख सकता हूँ ना, पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो अज्यूम क्यू इज द कैपेसिटर द कांस्टेंट, चार्ज क्या है? कांस्टेंट है, तो इसको आपको एरिया चेंज करने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है वही बताना है। समझ में आया? तो वर्क डन का फॉर्मूला बताओ बेटा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या होता है वर्क डन का फॉर्मूला? अरे चेंज इन एनर्जी इज कॉल्ड वर्क डन, सिंपल सी बात। तो वर्क डन क्या आएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अपन इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब P फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस P इनिशियल। अरे यही तो होगा। अब ये बताओ कैपेसिटर में एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने? एक तो हाफ CV² पढ़ा है, अरे सबने पढ़ा है ना, एनर्जी हाफ CV²। लेकिन ये चार्ज की बात करेंगे तो इसको मेरे को चेंज करना पड़ेगा चार्ज और C में, तो क्या आएगी? हाफ Q² बाई, समझ में आया कैसे किया है? क्योंकि मैंने इसको क्या लिख दिया? चेंज कर दिया। CV को क्या लिख सकता हूं? अरे CV² था ना, ये स्क्वायर लगाओ इधर, CV² था, तो एक CV को तो मैंने क्या लिख दिया? Q, और दूसरा V बचा, उसको क्या लिख दिया? Q बाई C। तो अपने पास फॉर्मूला बन गया हाफ Q² बाई C। बताओ कोई डाउट? रखो वैल्यू। तो 1/2 Q², चार्ज तो सेम है दोनों में, क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो अज्यूम द चार्ज कैपेसिटर इज कांस्टेंट, चार्ज सेम है लेकिन कैपेसिटेंस क्या नहीं है? सेम नहीं है। समझ में आया? कैपेसिटेंस क्या नहीं है? तो पहले के लिए आ जाएगा हाफ Q² बाई C1, दूसरे के लिए आ जाएगा हाफ Q² बाई C2। समझ में आ गया? वैल्यू रख दी। अब मेन बात आती है, यहां मैं C की वैल्यू कहां से लेके आऊंगा? तो एरिया के लिए C की सीधा सा फॉर्मूला था एक, याद हो तो, ε0A/d, याद है? तो C1 C2 की वैल्यू याद जाएगी यहां से। और D क्या है अपने पास? x1 x2। D क्या है बेटा? ये तो डिस्टेंस थी, तो D की जगह मैं x लिख दूं। लिख दिया? करो फिर इसको कैसे करेंगे? C1 में ये x1, ये एरिया क्वेश्चन में S दे रखा तो मैं S लिख रहा हूं। C2 क्या आएगा? ε0 S/x2, रखो वैल्यू 1/2 Q², 1/C1, C1 x1 ऊपर गया, नीचे क्या बचा? यही बचा -x2 बाई, अरे यही बचेगा ना, ये एलसीएम ले लो, और ऊपर क्या बचा? x1 माइनस x2। आ गया C ऑप्शन है? अरे ये दोनों में कॉमन आ जाएगा, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 कहाँ है? क्या हुआ? x2 माइनस x1, हाँ C आएगा, अपन ने फाइनल और इनिशियल में चेंज कर दिया होगा, C आंसर आएगा, ठीक है ना? या फिर वही वाला पैतरा जो अपन वर्क डन इज इक्वल टू माइनस चेंज इन करते हैं ना, अरे वर्क डन के फॉर्मूले में और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले तो आप लगभग सेम से लगते हो, लेकिन एक साइन लगा देते हो माइनस का, बस वो माइनस का साइन ये मान लो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x2 माइनस x1 हो जाएगा। बाकी मैच इससे ही करेगा, देखो 1/Q² 2 ε0 S, 1/2 Q² 2 ε0 S, यही है, ठीक है?
यहां से आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। ओके बताओ, कुछ नहीं था, एक फॉर्मूला बताओ था ये वाला, तो आसानी से कर सकते हो। ओके नेक्स्ट, टू रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम एंड 9 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टेड है, तो बताओ रेजिस्टेंस क्या होता है, बताओ घटेगा बढ़ेगा क्या होगा? अरे आर सीरीज में क्या होगा, R1 प्लस, और V दिया हुआ है कितना, द पावर, P पूछा है क्या होती है पावर, V और R दिया हो तो पावर क्या होती है, V स्क्वायर बाई R, क्या होती है V स्क्वायर बाई, तो R यहां से कितना आ जाएगा 6 + 9 = 50, और फॉर्मूला क्या बनेगा V स्क्वायर बाई R, बनाओ, या यहां से I भी निकाल सकते हो, अरे तुमने एक ये फॉर्मूला ही पढ़ा है, I स्क्वायर R भी पढ़ा है, यहां से I कितनी आएगी, I क्या होती है V बाई R, कितना आएगा, अरे ये 120 में 15 का डिवाइड करो 8 आता है ना, तो यहां से I स्क्वायर R भी करोगे तो भी कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई बाई, देखो R बात कर रहा है, ये I आ गई आपके पास, ये अपने को निकालने की, देखो I क्या आएगा V बाई R, अरे मैं ही निकाल देता हूं, देखो इधर कितना आया, कितना आया 8 एम्पियर, 8 एम्पियर आया, और I का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, और देखो क्वेश्चन में किसके लिए पावर पूछी है, 6 के लिए, तो R क्या यूज करेंगे, कितना आ जाएगा 384 वाट। आ गया समझ में, आसान था ना, ज्यादा कुछ था नहीं। और यदि अपने को पूछता किसके लिए, सेकंड के लिए, तो आर क्या यूज कर ले अपन, सेकंड वाली यूज कर लेते। नेक्स्ट चलो बेटा, द रेजिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर, एक 50 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है अपने पास, ठीक है, एल दे रखा है 50 सेंटीमीटर, आर दे रखा है 100 ओम, एंड वी स्ट्रेस द यूनिफॉर्म वायर इज लेंथ, एल अपने कर दिया, स्ट्रेस कर रहा हूं मैं इसको 100, मतलब लेंथ क्या कर दी डबल, तो रेजिस्टेंस आर क्या होगा, सिंपल सा बात है, रेजिस्टेंस डबल क्रॉस सेक्शन एरिया, इधर देखो आर का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, यदि आर डबल कर रहे हो, ठीक है, आर डबल कर रहे हो तो एरिया क्या हो जाता है हाफ, तो क्यू की जगह रखोगे 2L, डबल किया तो एरिया क्या हो गया हाफ, अरे 2L है, हो गए, तो क्या आ गया 4 और रो एल बाई ए, ठीक है, ये आर डेस बनेगा, यही पूछा है ना अपने को, तो रेजिस्टेंस विल बी 4 मल्टीप्लाई बाई R1 कितना था, R1 कितना था 10, तो कितना आ जाएगा आंसर 14 ओम, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन में आपको याद ये रखना है कि इसमें क्या नहीं मिल रहा, अपने को एरिया के बारे में नहीं बताया था, लेकिन अपने को एरिया के बारे में ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस कर रहे हैं अपन इसको, इसलिए एरिया के बारे में ध्यान में रखेंगे। चले बेटा नेक्स्ट चलें, देखो द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड सर्टेन पॉइंट, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है किसी पॉइंट पे आपको, ओके, मतलब बी की वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखी है 0.7 गॉज, अब बताओ गॉज में कितने टेस्ला, अरे गॉज में 10⁻⁻⁴, अरे बोल जाया करो, एक तो 10⁻⁻⁴, चेंज कर लिया। बी अनाउंस में द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कंडक्टिंग लूप 5 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है। अब एक लूप के लिए आप क्या निकालते हो, बी की वैल्यू, फॉर्मूला मैं बता देता हूं, μ0I/2a, बी की वैल्यू क्या आएगी μ0I/2a, बी दिया हुआ है क्वेश्चन में, अरे दिया हुआ है ना, तो पूछा क्या है करंट, करंट क्या आएगी 2AB/μ0,
म्यू नॉट की वैल्यू बताओ। म्यू नॉट की वैल्यू होती है अपने पास, म्यू नॉट की वैल्यू होती है अपने पास 4 पाई 10⁻⁻⁷ 2 ए दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इसको चेंज कर लो मीटर में। बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷। सिर्फ म्यू नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 पाई 10⁻⁷। अरे सेंटीमीटर को करो मीटर में, बी चेंज ही कर रखा अपन ने, और म्यू नॉट लिखी दो। सोल्व कर लो, करंट क्या आएगी जल्दी बताओ मेरे को, करंट क्या आएगा जल्दी जल्दी। देखो 4 पाई 10 ये बना, पावर गया 7 से 20/7 लगभग 5। अरे करो सोल्व, 5.5 के आसपास आएगा, 5.5 के आसपास ही आएगा, ऑप्शन बी आएगा, ठीक है ना। पावर तो कैंसिल हो जाएंगे, देखो 7 ऊपर आएगी, 6 पहले से बची हुई, एक पावर ये और ऐड कर लेना, सोल्व हो जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट देखो, द डायमेंशन ऑफ 1/√μ नॉट। अरे ये तो एक फॉर्मूला है, सी का फॉर्मूला पढ़ा है ना आपका, क्या फॉर्मूला आता है √μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, और यही रिलेशन बताता है किसमें, E/C में। E/B इज इक्वल टू क्या होता है बेटा C, या E इज इक्वल टू क्या होता है बेटा CB। ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और वैक्यूम के लिए है, यदि मीडियम चेंज होंगे तो अपने वैल्यू V बदल जाती है, क्या हो जाती है बेटा, वेलोसिटी आ जाती है, बस इतना सा फर्क है। अरे याद रख लोगे ना, ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, E/B वाला, ठीक है। ये तो नॉर्मल सा था, इसमें कुछ था ही नहीं ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मैग्नेट्स। टू मैग्नेट्स के बीच में फोर्स एक्ट कर रहा है, प्लेस इन द एंड ऑन पोजीशन 0.1 अपार्ट ऑफ द सेंटर, गिव द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ईच मैग्नेट। मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखा है आपको, और दे रखा है कितना, मैग्नेटिक मूवमेंट दिया हुआ है 5, m की वैल्यू दी हुई है, m की वैल्यू 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। IA होता है ना फॉर्मूला, m इज इक्वल टू IA। अरे मैग्नेटिक मूवमेंट NIA मतलब नंबर ऑफ टन्स होती है, और IA होता है, I का एम्पियर, A का मीटर स्क्वायर यूनिट, वहीं से आया। अब आपको फोर्स निकालना हो तो ये याद रख लेना हमेशा, यदि मैग्नेटिक मूवमेंट दिया हुआ हो और उसके लिए फोर्स निकालना हो तो बताओ फोर्स का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, यदि चार्ज दिया हुआ होता, K/Q1Q2/r², यही तो होता है। लेकिन मूवमेंट के लिए फॉर्मूला आ जाता है, मैग्नेट के लिए बात कर रहा हूं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 × m2 बाई r⁴ × 6। ये कब यूज करेंगे, जब आपको क्या दिया हुआ हो, मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट दिया हुआ हो। सेम टू सेम यही फॉर्मूला किस में काम आएगा बेटा, ये तो किसके लिए था, मैग्नेट के लिए। यदि ये इलेक्ट्रिक में आ जाता तो इलेक्ट्रिक में क्या आता है फॉर्मूला, वही 1/K की वैल्यू क्या आती है इलेक्ट्रिक में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वो 6Q1 वहाँ मूवमेंट किस P से लिखते हैं ना, P1 P2/r⁴। ये किसके लिए होता, इलेक्ट्रिक के लिए होता, ठीक है। फॉर्मूला आ गया, अब तो वैल्यू रख सकते हो, m1 m2 इक्वल है, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इसकी वैल्यू कितनी होगी 10⁻⁻⁷। m1 m2 कितना अपने पास 5 है ना, रखो 5 5 × 6, और कितनी डिस्टेंस पे रखी हुई है बेटा 0.1 मीटर, तो इसकी पावर 4। अब इसको सोल्व करो, जल्दी सोल्व करके बताओ क्या आएगा, क्या आएगा बेटा, अरे 150 का 0.15 मीटर, सी ऑप्शन आ जाए। कर लोगे ना बेटा, मैग्नेट के लिए और इलेक्ट्रिक दोनों के लिए फॉर्मूले याद रखना, ठीक है, कोई कंफ्यूजन मत रखना इसके अंदर।
ये वाला फॉर्मूला है यदि डाइपोल मैग्नेटिक मूवमेंट दिया हुआ हो आपको तो फोर्स अप्लाई करना। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के लिए दोनों के लिए सेम ही होता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के फॉर्मूले में मैंने कल भी बताया था क्लास के अंदर, सिर्फ किस में चेंज आता है बेटा, कांस्टेंट की वैल्यू में चेंज आएगा, ठीक है। और एक चेंज आता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन लूप नहीं बनाती, जबकि मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन क्या बनाती है बेटा, क्लोज लूप बनाती है, ठीक है। 2-3 सिमिलरिटी नहीं है जो तुम्हें याद रखनी है। नेक्स्ट चलो, ए बार मैग्नेट मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है। इस प्लेस द मैग्नेटिक फील्ड बी दिया हुआ है, व्हाट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द टर्निंग द मैग्नेटिक। अभी अपने एक चीज निकाली थी, क्या निकाली थी बेटा, वर्क डन निकाला था, क्या निकाला था, डेल यू, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल किया था ना। मैग्नेट के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है, माइनस का, अरे इलेक्ट्रिक में पी पढ़ा होगा, यहाँ क्या पढ़ते हैं, एम बी, एम बी कॉस्ट इट होता है एम डॉट बी, यही होती है ना। रखो यहाँ वैल्यू, फाइनल आएगी क्या आएगी, एम बी, इनिशियल क्या आएगी, माइनस एम बी। जैसे मैं एक पॉइंट के लिए बात करूं, जैसे मिड पॉइंट है, इधर एनर्जी क्या है, एम बी है, प्लस का एम बी है, यहाँ कितनी है, माइनस का एम बी। फाइनल और इनिशियल पॉइंट के हिसाब से होगा, माइनस एम बी से स्टार्ट हुई, जीरो गई, फिर प्लस एम बी हो गई, ओके। तो इनिशियल वैल्यू कितनी थी, माइनस एम बी, और फाइनल कितनी हुई, प्लस एम बी। तो फाइनल की जगह क्या रखूंगा, एम बी माइनस माइनस का एम बी, ठीक है। तो कितना, 2 एम बी। ये चीज़ समझ में आई ना, मैंने माइनस का क्यों लिया है, इनिशियल और फाइनल वैल्यू लिए दोनों, थीटा की वैल्यू रखते हैं, कोस थीटा की वैल्यू, तब भी इनिशियल और फाइनल, मतलब मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, जो पॉजिटिव होगी, मिनिमम कौन सी होगी, जो नेगेटिव में होगा, सिंपल। माइनस, हाँ, अच्छा, ओमेगा इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा यू बता रहा है तू, वो नॉर्मल बात है, फिर आपको वहाँ चेंज करना पड़ेगा दोनों, क्योंकि फॉर्मूले में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में माइनस आता है ना, तो वो कैंसिल कर लेगा। अब ये समझ में आया बेटा, अरे समझ में आया क्या, एम और बी दोनों दिए हुए हैं तुम्हें, अरे 2, एम कितना है 2.5, बी कितना है 0.2, तो कितना आया, कितना बना बेटा, करो इसको मल्टीप्लाई, 1 ही बनेगा क्या, 5 और 2 1 आ गया। आसान सा है ना, सिर्फ आपको पता करना था कि इसको बैलेंस कैसे करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इन वेवर द क्लोज सर्किट रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है, वेरी विथ टाइम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, फाई दी हुई है आपके पास, ओके। 6t² माइनस का 5t प्लस का 1, व्हाट इज द मैग्नेटिक इंड्यूस करंट आ गई बेटा, ठीक है। अब मेन बात है, आपने ईएमएफ के फॉर्मूले पढ़े होंगे, कैसे निकालते हैं बेटा ईएमएफ का, एक सीधा सा फॉर्मूला, ईएमएफ का क्या होता है, माइनस का d बाई, फाई का फंक्शन दे रखा है टी की टर्म्स में, तो क्या कर दोगे, d बाई डी टी कर दोगे, वैल्यू निकाल के बताओ अभी क्या आएगी, अरे एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आएगी, अरे डेरिवेटिव कर लो, अरे इसको करो तो कितना है 12t माइनस 5, अरे यही आएगा ना, अरे ये 5 की नहीं, एप्सिलॉन की वैल्यू है, किसकी बेटा, एप्सिलॉन, क्या यार 12t माइनस 5। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने पास मैग्नेटिक इंड्यूस करंट एज t इज इक्वल टू 0.25 पे, तो I की वैल्यू करंट निकालना है किस पे बेटा, t इज इक्वल टू 0.25 बाई आर, अरे v बाई आर होता है ना, तो EMF बाई आर, तो EMF की t की वैल्यू किस पे रखोगे, 0.25 पे। तो जो अपने पास फंक्शन आया है इसमें t की जगह क्या रखेंगे, मतलब मैं ये वैल्यू निकालना चाहूँ, t इज इक्वल टू 0.25, बताओ कितनी आएगी, 2 आएगा ना, और माइनस चल रहा है साथ, वो माइनस छोड़ दिया अपने, माइनस 7 चल रहा है, कितनी आई माइनस का 2, अरे इसी कारण माइनस आया है, ठीक है ठीक है ठीक, 2 आएगा 0.2, अरे करंट बता रहे होगे, हाँ तो आर कितना है, तो 0.25
ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। कितना आ गया 0.2 एम्पियर। अरे समझ में आया ना, फंक्शन दिया रखा था, ईएमएफ का फॉर्मूला पता था, माइनस का dy/dt, वहां से ईएमएफ आ गया, करंट का फॉर्मूला बताया V/R या ε/R, ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस, ठीक है, आसान सा था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट चेंज फ्रॉम +2 एम्पियर टू -2 एम्पियर, मतलब एक करंट है वो चेंज हो रही है, चेंज इन करंट कितना है बेटा? अरे करंट में चेंज कितना है यहाँ पे, ये बताओ। तुम्हारे पास कोई -2 चीज थी, अब आप तुम्हारे पास +2 आ गई, तुम्हारे पास डिफरेंट कितने का आया? 4 का। कितना आया? 4। अरे पता है ना, एक बार तो तुम मतलब तुम 2,000 रुपये के कर्जे में हो और तुम्हारे पास अब 2,000 एक्स्ट्रा है, तो टोटल तुम्हारे पास कितने रुपए आए? 4,000, ठीक है। तो चेंज इन करंट कितना आया बेटा? 4, ठीक है। और पूछा क्या है अपने को, द ईएमएफ ऑफ, ईएमएफ भी दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है? 8 वोल्ट। द इंड्यूस ऑफ कॉल द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन कैसे निकालते हैं बेटा? सीधा सा फॉर्मूला ईएमएफ का, माइनस का L/di/dt, तो L निकालना है, V दे रखा है, I दे रखा है, एप्सिलॉन इज -d∅/dt होता है, लेकिन फाई की वैल्यू Li होती है, ठीक है। तो वहां अपन चेंज कर लेते हैं और वैल्यू निकाल लेते हैं। सारी वैल्यू दी हुई है ना तुम्हें। L की फॉर्मूला क्या बनेगा? अरे L का फॉर्मूला क्या बनेगा? एप्सिलॉन dt/di, और चेंज इन करंट -2, हाँ देखो चेंज इन करंट निकालोगे तो ये आएगा -2a, तो -4, ठीक है। तो लिखो एप्सिलॉन की वैल्यू भी दी है क्वेश्चन में, कितनी है? 8, टाइम कितना है बेटा? 0 और ये कितना है? 4। करो इसको सोल्व, कितना बनेगा देखो। 8 को 0.05 से करो मल्टीप्लाई, 0.4 बनेगा। 0.4 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा? 0.1। अरे इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, 8 को 5 से 40, तो 0.4/4, तो 0.1, तो 0.1 आ गया अपने पास। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एन AC सोर्स दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है, V = 100 sin πt, कंपेरिजन कर लो, V0 sin ω/t, V0 कितना बेटा? ओमेगा कितना बेटा? आगे देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, मतलब अपने इतना सा पढ़ा रही, इतने से इतनी चीजें लिख दी। रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस R कितना है बेटा? 20 ओम। देन द RMS वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू द रजिस्टर, मतलब आपको V की RMS वैल्यू नहीं पूछती, यहां से यदि V RMS पूछता तो आपको पता है V0/√, निकाल लेते, लेकिन पूछ क्या लिया? IRMS पूछ लिया। मतलब आपको दो तरीके हैं इसके, दो तरीके कैसे हैं बेटा? एक तो V0 से तुम I0 निकाल लो, ठीक है, V0 से क्या निकाल लो? I0 निकाल लो, और फिर उससे क्या निकाल लोगे? √2 करके IRMS निकाल लोगे, या यहां से VRMS निकाल के उससे IRMS निकालो। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? V0 से I0 पे जाओ, √2 करो तो IRMS आ जाएगा, या VRMS निकालो, फिर VRMS से कहां जाओ? IRMS पे जाओ। तो मैं कर रहा हूं पहले I0 निकाल रहा हूं, तो V0 से I0 कैसे आएगा बताओ? V और I में रिलेशन क्या होता है? अरे IRT होता है, V0 = I0R। तो I0 की वैल्यू क्या आएगी बेटा? V0/R। V0 कितना अपने पास? 100, और R कितना बेटा? 100/20, तो कितनी आई? 5। तो I0 कितना है बेटा? 5 एम्पियर। IRMS वैल्यू क्या होती है बेटा? I0/√2। क्या होती है? I0/√2, तो 5/√2 एम्पियर। आ गया? आसान सा ना, कंपैरिजन करते सोल्व कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। द रेडिएशन ऑफ इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, वर्क फंक्शन दिया हुआ है, मतलब आपको किसकी वैल्यू दे रखी है बेटा? एक वर्क फंक्शन दे रखा है, कितना दे रखा है? 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, तो आप इंसिडेंट देखो, एक मेटल सरफेस थी उसमें इंसिडेंट कर रहे हो,
उस रेडिएशन की वेवलेंथ कितनी है? 600 नैनोमीटर। तो टोटल एनर्जी इंक्लाइन रेडिएशन 3 जूल, और टोटल एनर्जी कितनी दे रखी है? 23 जूल। देन द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे? ठीक है, आपने एक लैम्डा वेवलेंथ की रेडिएशन डाली है मेटल सरफेस पे, और आपने इतना वर्क फंक्शन अप्लाई कर दिया, तो वर्क फंक्शन अप्लाई कर दिया, उसके बाद क्या इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे? तो कितने अमाउंट में बाहर निकल रहे हैं वो क्वेश्चन में पूछा। ओके, तो इसके लिए करने के लिए अपने पास सीधा सा फॉर्मूला है। पहले तो एनर्जी निकालो। इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने के लिए तुम्हें ये चीज पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमेशा किससे ज्यादा होनी चाहिए? अरे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ पहले, क्या होता है? अरे इलेक्ट्रॉन एच न्यू नॉट, ये होता है ना, मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए वर्क फंक्शन से भी। मतलब आपके पास जो वर्क फंक्शन दे रखा है ना, उससे ज्यादा जो आप फोटोन गिरा रहे हो उस पे, उसकी एनर्जी होनी चाहिए, तभी क्या होगा? उससे इलेक्ट्रॉनों का या फोटोन्स का इजेक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, सिंपल सी बात। अरे फोटो इलेक्ट्रॉन तभी निकलेंगे ना जब उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो। जैसे आप पढ़ते हो कि मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी पढ़ते हो ना, वही वी नॉट ही तो है, वो पढ़ा है। तो अपन को क्या निकालना है? पहले अपन उसकी एनर्जी निकालें कि वो इससे ज्यादा है कि कम है। अब एनर्जी का फॉर्मूला एच न्यू, और एच न्यू को या एच सी बाई लेमडा बी, या क्या दे रखी है अपने को? वेवलेंथ दी हुई, तो क्या निकालेंगे? एच सी बाई लेमडा से। ठीक है, एच सी बाई लेमडा से निकालो। लेमडा दिया हुआ है क्वेश्चन में। एच की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 6.6 10⁻⁻⁴। सी कितना होता है? लेमडा क्वेश्चन में दिया हुआ कितना? नैनोमीटर। करो इसको सोल्व, करो जल्दी करके बताओ बेटा, टाइम नहीं है इतना। करो जल्दी करो। इसकी वैल्यू आएगी 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो ये एच न्यू काइनेटिक एनर्जी में यदि ये फॉर्मूला, ये वाली वैल्यू किससे कम आ रही है? वर्क फंक्शन से कम आ रही है। ठीक है, तो जितनी एनर्जी उसको चाहिए मिल ही नहीं पा रही भाई, इतनी तो ये खाएगा 2.3, आप दे कितनी रहे हो? 2.07, मतलब उसकी खपत पूरी नहीं हुई, तो इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे निकले? उसको काइनेटिक एनर्जी कहां से मिले? तो वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। तो निकलने वाले नंबर, फोटो इलेक्ट्रॉन नंबर कितने होंगे? 0। क्यों? क्योंकि आपकी जो इंसिडेंट एनर्जी थी वो क्या थी? कम थी। समझ गए? समझ में आ गया? ये वैल्यू इससे क्या हो जानी चाहिए थी? ज्यादा होनी चाहिए, तब जाके नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होते? इजेक्शन होता। क्या? हाँ, वो इससे निकाल लेते जो काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला था उससे। ठीक है, कितनी काइनेटिक एनर्जी बची उनकी, उस हिसाब से आ जाए। हाँ, नंबर ऑफ एच सी एन एच सी बाई लेमडा, नंबर एन वही तो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if the radius of the first orbit is x then the de Broglie wavelength of electron is third orbit। अब बेटा ऑर्बिट चेंज होता है, अपने को सबको पता है ऑर्बिट चेंज होता है, तो रेडियस कैसे डिपेंड करती है? n की पावर स्क्वायर की। आर एन रेडियस कैसे चेंज होती है बेटा? n स्क्वायर r1। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूं मैं, सिंपल सी बात है। तो आर एन, अपने को आर किसकी निकालनी है? एन की नहीं, किसकी निकालनी है? थर्ड की। R3 कितना होगा? R3 इज इक्वल टू 9R1। तो R3 थर्ड ऑर्बिट की रेडियस मल्टीप्लाई होगी 9 फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस से, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट पास है न्यूक्लियस के, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस का 9 टाइम्स क्या होगी? थर्ड ऑर्बिट की रेडियस होगी। ठीक है, ये अपन ने किस में रिलेशन निकाला बेटा? आर में रिलेशन निकाला है। अब अपने को रिलेशन किस में चाहिए? आगे देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट एक्स देन द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो क्या निकालना है? लेमडा में रिलेशन निकालना। लेमडा का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? अरे आपने डी ब्रोगली पढ़ा होगा, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, याद आ रहा है क्या? पी इज इक्वल टू क्या होता है? एम वी। पी इज इक्वल टू क्या होता है? एम। अब बताओ लेमडा क्या होगा?
लेमडा क्या होगा, या एक और आसान तरीका बताऊं, देखो आपने वेव बनाई होंगी ऐसे, अरे ऐसे वेव बनाई है, यदि मैं इसको सर्कुलर मान लूं तो लेमडा क्या होता है बेटा, लेमडा क्या होता है, और एक वेव के अंदर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, मतलब यहां से चला और यहां तक पहुंचा, यही तो है। यदि मैं इसको कंबाइन करूं तो एक सर्कुलर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सर्कल बनेगा। सर्कल की रेडियस तो मतलब 2 पाई आर किसके इक्वल होना चाहिए, लेमडा के, लेकिन एन लेमडा आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आएगा, एन लेमडा। समझ में आया, तो 2 पाई आर की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए बेटा, एन लेमडा के लिए, किसी भी ऑर्बिट के लिए अपन बात करेंगे तो, ठीक है। यहां से भी तुम लेमडा निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो, अरे लेमडा निकाल लोगे ना, एन कितना दिया हुआ है 3, आर निकाल लिया 9, तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो, अरे 9 को 2 से 18 बाई 3, अरे इधर से आ जाएगा ना, देखो मैं रख लेता हूं इसी में, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लेमडा, ये 3 है, एन की वैल्यू 3 है, 2 पाई ये कितना 9x, 9r1 मान लो, एक्स दे रखी है ना तो एक्स ही लिखूंगा, बाई 3 लेमडा, तो 18 पाई x बाई 3 लेमडा, ठीक है। तो लेमडा कितना आया 6 पाई x, समझ में आ गया, आंसर आ गया 6 पाई x, आसान था ना। एन नंबर 3 ऑर्बिट बेटा, ये 3 इसी से तो निकाला था अपन, ये भी n 3 यूज करके ही, बताओ समझ में आ गया। सिंपल सा बात है, जो तुम मेथड तुम्हारे लिए अच्छा लगे वो लगा दिया करो। लास्ट क्वेश्चन देखो, इन द केस ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन, कॉम्पटन में क्या क्या कंजर्वेशन रहता है बेटा, देखो कॉम्पटन में एनर्जी भी रहती है, मोमेंटम भी रहता है और चार्ज भी रहता है, तीनों क्या होते हैं, कंजर्व्ड होते हैं। कैसे होते हैं तुम्हें पता है, मोमेंटम कंजर्व्ड है, मोमेंटम का फॉर्मूला, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूं, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूंगा तो होगा क्या, अरे किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें उसकी टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। अपने चार्ज के लिए पढ़ा है, चार्ज भी क्या होता है, कंजर्वेटिव है, चार्ज नहीं तो डिस्ट्रॉय हो सकता, ना बना सकते, बस ट्रांसफर कर सकते हैं, तो चार्ज क्या होता है बेटा, कंजर्व्ड होता है, सिंपल सा आ गया। और बचा क्या, अब यदि तुम एनर्जी कंजर्व्ड रख रहे हो तो मोमेंटम भी क्या आ जाएगा, कंजर्व्ड, क्योंकि एम वी पी का फॉर्मूला और ई का फॉर्मूला एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं ना, p²/2m, ये पता है फॉर्मूला कहां से आता है, देखो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, हाफ mv² पढ़ा है, एक ये पढ़ा होगा p=mv, 1/2, मैं इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूं, m से, क्या बना m²v², ये बना mv का स्क्वायर, मतलब क्या बन जाएगा p², समझ में आ गया कहां से है, ये था वेलोसिटी की फॉर्म में फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला किसकी में है, मोमेंटम की में, समझ में आ गया। और इसी के साथ अपना ये सैंपल पेपर कंप्लीट, ओके।